मोहन का परिवार काफी गरीब था। एक किराए के घर में मोहन अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। घर में कमाने वाला 1 और खाने वाले 5, और उनकी इनकम भी बहुत कम थी, जिस कारण जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। मोहन भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी की उम्र बीतती जा रही थी। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर कौन सी लड़की उनके घर की बहू बनना चाहेगी। बेटा, अब तो शादी कर ले, 30 का हो गया है। आखिर कब तक ऐसे अकेला रहेगा? माँ, मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन जब हमारे ही खाने और रहने के लाले पड़े हैं तो उस बेचारी को लाके मैं कहाँ रखूँगा? अगर कोई लड़की मुझसे शादी करने को राज़ी भी होती है तो उसके भी तो कुछ अरमान होंगे ना माँ। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन ऐसे अकेले जीवन कैसे बीतेगा? भगवान ने चाहा तो आपकी ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी माँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मोहन के लिए कई सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन गरीबी के कारण कोई भी लड़की मोहन से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। फिर एक दिन जब मोहन अपनी जॉब के बाद पैदल घर जा रहा था, तब अचानक से एक कार उसे टक्कर मार देती है। ओह, आई एम सो सॉरी। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं, आई एम फाइन। अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे? बस लंदन से पढ़ाई कंप्लीट करके परसों ही इंडिया वापस आई हूँ। तुम कहीं जा रहे हो क्या? चलो बता, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, मैं चला जाऊँगा। कम ऑन, बैठो ना, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। फिर मोहन कार में बैठ जाता है। कॉलेज के बाद तो तुम अचानक से गायब ही हो गए थे। काफ़ी दिन मैंने तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश की, बट कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ मन नहीं लग रहा था तो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चली गई। बस कुछ मजबूरी थी, इसलिए अचानक से जाना पड़ा। ऐसे ही दोनों कुछ देर बातें करते हैं। फिर मालिनी मोहन को उसके घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं सक्सेना परिवार के घर के सामने किसी अमीर की गाड़ी आई, ये देखने के लिए तो लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे कौन था? किसकी गाड़ी थी? पता नहीं, इतने सालों से तो इनके घर कभी कोई नहीं आया। अरे बड़ी सी गाड़ी में एक लड़की मोहन को छोड़कर गई। कहीं मोहन से उसका कोई रिश्ता तो नहीं? इन फटीचरों के घर के सामने किसी अमीर की गाड़ी आए, यही बहुत बात है। सही कहा। तीनों हंसने लगती है। वहीं मोहन और मालिनी में धीरे धीरे बातें फिर से शुरू हो जाती है और कॉलेज टाइम में एक बार खत्म हो चुका हुआ रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। दोनों के दिलों में बुझी प्यार की आग एक बार फिर से जल उठती है। एक दिन, मोहन, आई थिंक अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आई रियली लव यू सो मच। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता मालिनी। क्यों नहीं कर सकते यार? जब प्यार किया तो शादी करने में क्या दिक्कत है? तुम तो खुद प्यार में मजनू बन गए, तो मुझे भी लैला बना कर रखियो। कर लो ना शादी, क्या हुआ है? मालिनी, प्यार अलग बात है, लेकिन मेरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें वो सारे सुख सुविधा दे पाऊँ जो तुम डिज़र्व करती हो। तुम एक हाई क्लास फैमिली में पली बड़ी हो। हम तो चौल में एक छोटे से कमरे में रहते हैं, ऊपर से किराए का घर। बहुत दिक्कत है वहाँ, कैसे मैनेज करोगी? यू डोंट वरी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। मुझे तो बस तुम चाहिए, मेरा मोहन। अगर मेरा प्यार मेरे साथ है ना, तो दुनिया की सारी सुख सुविधा मेरे कदमों में होगी। मालिनी के बहुत समझाने पर मोहन शादी के लिए मान जाता है और दोनों परिवार की रजामंदी से मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं और मालिनी मोहन के घर की बहू बनकर उनके साथ आ जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माँ जी, घर में पानी खत्म हो गया है। अच्छा बहू, रुक जा, मैं पड़ोस के नल से पानी भर कर ले आती हूँ। सास जैसी ही खड़ा लेकर बाहर निकलती है। अरे ओ चेतना बहन, हमने सुना तुमने मोहन की शादी की, बताया तक नहीं। हाँ, वो सब कुछ इतने जल्दी हो गया ना कि कुछ बता ही नहीं पाई। हाँ, हम समझ सकते हैं। चेतना जी वहाँ से चली जाती है, लेकिन पड़ोसनों को गॉसिप का टॉपिक मिल जाता है।
क्या इन गरीबों के घर बहू आ भी गई है? हाँ, सुना है काफ़ी सुंदर बहू आई है और काफ़ी अमीर भी है। सुंदर, अमीर और संस्कारी। मुझे तो अब तक यही हजम नहीं हो रहा कि गरीब के घर बहू आई है। अब ये कैसे हजम करूं कि इतनी अच्छी बहू आई है। हाजमे की गोली चाहिए तो अब चेतना बहन के घर ही जाना होगा बहू देखने। बिल्कुल सही कहा। फिर सारी औरतें मिलकर चेतना के घर पहुंच जाती है। अरे ओ चेतना बहन, कहाँ हो? 2 कमरे का मकान है तो कहाँ होगी। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ बहनों? घर में नई बहू आई हो और शादी में नहीं बुलाया, कम से कम मुंह दिखाई का तो करवा देती। खैर कोई ना, तुमने मुंह दिखाई नहीं की तो हम खुद तुम्हारी बहू का मुंह देखने आ गए। आओ आओ बैठो। फिर मालिनी सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और सबको प्रणाम भी करती है। वाकई हीरा घर लाई हो तुम। यार तुम्हारी बहू तो कितनी सुंदर है। मोहल्ले भर में किसी की बहू इतनी सुंदर नहीं है। सुंदर, ऊपर से सुशील और धनवान भी है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई बहन। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें धन नहीं चाहिए, बहू मिल गई वही सौभाग्य है। फिर सभी कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि चेतना जी के यहाँ बहू आई है, वो भी सुंदर और ऊपर से धनवान। फिर एक दिन, कोई है क्या घर में? हाँ काकी आओ। मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? अरे यही हूँ बहन, आओ आओ बैठो। मैं तो बस तुम्हारी बहू देखने आई थी, बड़ी तारीफ सुनी है बहू के बारे में। अच्छा, अब बहू यहाँ देख, तुझसे कोई मिलने आया है। प्रणाम काकी। अरे जीती रहे बहू, जीती रहे, बड़ी सुंदर है। चेतना बहन, तुम्हारे तो भाग खुल गए। चलो चलती हूँ मैं। अरे नाश्ता पानी तो कर लो। नहीं नहीं, मैं तो बहू को देखने आई थी, बहू देख लिया, अब चलती हूँ मैं। अब ऐसे ही आए दिन नई बहू को देखने के लिए घर में कोई ना कोई आता ही रहता, कभी रिश्तेदार तो कभी आस पड़ोस वाले। मालिनी इन सब से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। माँ जी, ये सब घर में हमेशा मुझे देखने के लिए क्यों आते रहते हैं? इन्होंने इससे पहले बहू नहीं देखी है क्या? बहू, हम गरीब है ना, इसलिए इनको बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे मोहन की शादी कैसे हो गई। इससे पहले कई रिश्ते आए, लेकिन सब हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर चले गए। अरे जाने देना, तू ज़्यादा मत सोचा कर। देखने आते हैं तो देख कर चले भी तो जाते हैं, आखिर काम ही क्या है इन लोगों को। ठीक है माँ जी। मालिनी घर में तो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन घर में जो पड़ोसनों और रिश्तेदारों की ताका झाकी थी वो उसे एडजस्ट नहीं कर पाती। फिर एक दिन, बहू, आज शाम को तेरी दूर की बहू सास और चाची सास आ रही हैं तुझे देखने के लिए। फिर से? अभी कल ही तो आई थी बुआ सास। हाँ, वो चाची सास तुझे देखना चाहती है ना, इसलिए उसे लेकर आ रही है। ठीक है माँ जी, अब कुछ तो करना ही होगा इसका। बहू इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जिस कारण उसमें और क्षमता नहीं थी कि वो रिश्तेदार और पड़ोसियों को झेले। वहीं जब बुआ सास और चाची सास आती है तो देखो, यही है अपने मोहन की लुगाई, है ना बड़ी सुंदर? बहुत ही सुंदर है जीजी। अच्छा चेतना दीदी, एक बात बताओ, आपने अमीरी के समय में किसी को कर्ज दिया था क्या कि ये झोपड़ा देखकर भी बहू के बाप ने इसे इस 2 कमरे के भाड़े के मकान में रहने वाले लड़के से ब्याह दिया? बस इतना सुनते ही मानो ज्वालामुखी फूट उठता है। मालिनी के सब्र का बांध टूट जाता है। क्यों चाची जी, गरीब इंसान नहीं होते क्या, या उनके पास दिल नहीं होता? ये ज़रूरी है कि हर लड़की पैसे की भूखी हो, या हर लड़की का बाप बस अपनी बेटी को अमीर घर देख कर ही ब्याह कर दे? अरे लड़का बहुत अमीर ही है, घर बहुत अमीर ही है, लेकिन उस घर में प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, तो क्या उन पैसों का अचार डालूंगी? प्यार में पैसा मायने नहीं रखता,
मायने रखता है तो इज्जत, प्यार और सम्मान। अगर एक कमरे में 10 लोग भी प्यार से रहे ना, तो सूखी रोटी खाकर भी गुजारा हो सकता है। महलों में रहकर अगर कलेश ही पैदा करो तो चिकन तंदूरी भी नमक की तरह खारा लगने लगता है। खैर, रिश्तों की अहमियत आप क्या जानो। आप लोग तो गरीब और अमीर के भेद में ही बंधे रहो। और एक बात सभी कान खोलकर सुन लो, ये मत सोचो कि गरीब के घर बहू नहीं आ सकती। गरीब के घर भी बहू आ सकती है। भगवान ना करे कि कल को आप भी गरीब हो जाओ। जिसके बाद चाची और बुआ की तो बोलती बंद हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसा नहीं कि मालिनी के भड़काने के बाद लोगों का आना बंद हो गया। लोग उसे देखने तो आते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि ये कह दे गरीब के घर बहू आई है। सांगसू एक दिन घर में बोर हो रही थी कि तभी उसकी सास उसके पास आती है। अरे चीनी गुड़िया, क्या हो गया? कैसे चिलगोजर जैसा मुंह बना रखा है? बचपन में मुझे चिलगोजर बहुत पसंद थे। अरे अरे, ये बता परेशान सी क्यों लग रही हो? मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, घर में बोर हो जाती हूँ। अच्छा, वैसे तुझे आता क्या है? चाइना में तू क्या काम करती थी बेटा? मेरा ब्यूटी पार्लर था, मैं दिन भर उसी में काम करती थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं भी थोड़ा बहुत पार्लर का काम जानती हूँ। ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर क्यों ना ब्यूटी पार्लर ही खोल लें? सांगसू खुश हो जाती है और फिर क्या था, खुल जाता है सास बहू का ब्यूटी पार्लर, जिसका नाम होता है ड्रैगन ब्यूटी पार्लर। पार्लर खुला नहीं कि एक मोटी काली सी कस्टमर उन लोगों के पास आ जाती है। फिर वो सांगसू को देखती है। क्या बात है, चाइना की पार्लर वाली हैं? विदेशी? हाय दैया, हम तो इसी से कराई अपन हेयर स्टाइल। हाँ हाँ, आइए आइए। कहाँ जाना है? मतलब फंक्शन क्या है? शादी है, शादी, वो भी हमारे भतीजे की। हाँ। सांगसू उस औरत की चाइनीज टाइप हेयर स्टाइल बना देती है। कांटा चम्मच लगाकर वो उस औरत को चाइनीज जैसा लुक दे देती है। वो औरत पार्टी में जाती है जहाँ पर, अरे वाह, आप तो बिल्कुल अलग लग रही हैं। हाँ हाँ, बहुत ही महंगे पार्लर में गए थे, विदेशी औरत ने सजाया है तो लगेंगे ना हम विदेशी। अरे कौन सा पार्लर, हमें भी बताओ, हम भी जाएंगे कल। बस फिर क्या था, अगले दिन सांगसू के पार्लर में भीड़ लग जाती है। मेरी हेयर स्टाइल कर दो। मेरा मेकअप प्लीज। जरूर प्लीज, आप सब एक एक करके आइए। अब क्या था, सांगसू के पार्लर में औरतें जाती इंडियन, निकलती चाइनीज बनकर। सांगसू व्यस्त रहने लगी, जिस कारण उसकी सास को अब घर के सारे काम करने पड़ते। अब सांगसू का पार्लर पूरे मोहल्ले में फेमस हो गया। सांगसू पार्लर संभालती और सास काम करती। लेकिन एक दिन एक कस्टमर ने कहा, हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरे तो पूरी आईब्रो ही उड़ा दी। अब मैं क्या करूंगी? अरे रुक चीनी, तेरा ये पार्लर ही बंद कराती हूँ। तूने मेरे चेहरे से आईब्रो ही उड़ा दी। सांगसू डर जाती है और रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सास तक पहुंचती है और वो सांगसू के पार्लर में आ जाती है। अरे क्या हुआ मेरी चीनी गुड़िया, रो क्यों रही है? गुड़िया, आय हाय, तेरी गुड़िया ने देख मेरा क्या हाल बनाया है, पूरी आईब्रो उड़ा दी मेरी। सास समझ जाती है कि मामला क्या है और वो हंसने लगती है। अरे क्या हो गया, बुढ़िया पागल हो गई है क्या? केस कर दूंगी मैं तुम सास बहू पर। सास को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, ए, सुन, अगर इंटरनेशनल फैशन की नॉलेज नहीं है ना तो किसी लोकल पार्लर में जाती। यहाँ इंटरनेशनल पार्लर में आने की क्या जरूरत थी है? सास को चिल्लाता देख कस्टमर थोड़ी हैरान सी हो जाती है।
क्या बोलना चाहती हो? यही कि ये फैशन चल रहा है अमेरिका से लेकर लंदन तक, नो आईब्रो स्टाइल। नो आईब्रो स्टाइल, अब ये क्या होता है? सांगसू भी चुप होकर सोचती है कि ये उसकी सास क्या कर रही है। हाँ, नो आईब्रो स्टाइल। अब मेरी बहू को क्या पता कि तू यहाँ की लोकल गंवार है। तुझे देखकर तो लग रहा है कि तू थोड़ी स्टाइल जानने वाली नॉलेजेबल औरत है। हाँ, तो वो तो मैं हुई। अरे फिर तुझे इतना फेमस नो आईब्रो स्टाइल क्यों नहीं पता, जिसमें कपड़े के रंग के हिसाब से स्केच पेन से आईब्रो बना लेते हैं। जैसे लाल ड्रेस तो लाल आईब्रो और हरी ड्रेस तो हरी आईब्रो। क्यों बहू सांगसू, सही कहा ना मैंने? सांगसू भी सास की हाँ में हाँ मिला देती है। तब कस्टमर घमंड से कहती है, हाँ, ठीक है, लेकिन बनाने से पहले बता तो देती कि क्या बना रही हो, फिर मैं अपनी मर्जी भी तो बताती ना। अब अपनी मर्जी करनी थी तो किसी लोकल पार्लर में जाती ना। और हाँ, इस स्टाइल के पैसे भी ज्यादा लगते हैं। सांगसू, इससे 100 रुपए एक्स्ट्रा लेकर जल्दी से अंदर आ जाओ। ऐसा बोलकर सास अंदर चली जाती है। कस्टमर सांगसू को ज्यादा पैसे के साथ शुक्रिया कहकर वहां से चली जाती है और ड्रैगन ब्यूटी पार्लर और भी फेमस हो जाता है। तो देखा सास का कमाल। मुनिया मेरे गांव से आई है। इसके पिताजी हमारे खेतों में काम करते थे। गांव में सिर्फ हाई स्कूल है, सोचा शहर बुला लेती हूँ। आगे की पढ़ाई भी कर लेगी और घर के कामों में हाथ भी बटा लेगी। वाह सासू जी वाह, अरे बहुत अच्छा सोचा आपने। और क्या, सासू जी के काम निराले होते हैं। तीनों बहुएं मन ही मन खुश हो रही थी कि अब वो अपने हिस्से का सारा काम मुनिया से करवा लेगी। अगली जल्दी उठ जाया करो ना कुंभकर्ण की मौसी। भाभी, वो ना रात को पढ़ के देर से सोई थी तो नींद नहीं खुली। हाँ, एक ही रात में पढ़ के शकुंतला देवी बन जाओगी तू। चलो जल्दी से पूरे घर में पोछा लगा लो। अच्छा ये ऐप तो देखो, क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT जी नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस करना क्या है, क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो आपसे कोई भी डाउट हो तो डाउट नट करो। मुनिया पोछा लगाने लगती है। अच्छा है, दूसरे काम से बचने के लिए पोछा पकड़ लिया। सबका नाश्ता बनाना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मुनिया जल्दी से पोछा लगाकर किचन में नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ते के बाद ना सबके बर्तन साफ कर देना, ठीक है मुनिया? अरे लेकिन स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अरे देहाती छोरी, गांव में तो स्कूल भी नहीं था, यहाँ आ गई तो भाव बढ़ गए क्या? अगर इतनी जल्दी है स्कूल की तो सुबह मुर्गों की बांग के वक्त उठ जाती। तभी सासू माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ, मैं मुनिया को बता रही थी कि सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे हैं। अरे वाह बहू वाह, तुम लोगों की मदद से मुनिया बड़ा काम करेगी। सच में काम तो करेगी ही। मुनिया सास के सामने कुछ नहीं बोलती। शाम को स्कूल से जब वापस लौटती है तब, अरे खाना खा लो और मेरे कमरे में आओ, अलमारी की सफाई करनी है। अरे नहीं नहीं, पहले मेरे साथ आओ, मेरी बालकनी की क्यारी की मिट्टी बदलनी है। अरे नहीं, पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, फिर इनके साथ जाना। लेकिन आज बहुत पढ़ाई करनी है, अगले हफ्ते टेस्ट है। अरे एक हफ्ते बाद है ना, आज ये टेस्ट लेने दो कि तुम्हें आता क्या है। हाँ, इसलिए मेरे साथ चलो। अरे नहीं, मेरे साथ। तीनों मुनिया से पहले काम करवाने के लिए झगड़ने लगती है। आंगन में बैठी माँ सब सुन रही होती है। माँ के अंदर आते ही सबके सुर बदल जाते हैं। क्या तू मैं लगा रखी है? वो मुनिया को हम अपना कमरा दिखा रहे थे। मेरे कमरे में बड़ा टीवी है ना, वो देख लेगी जब भी बोर होगी। मैं पहले अपने कमरे में ले जा रही हूँ ताकि ये मेरी अलमारी देख ले और कोई झुमका या जेवर पसंद हो तो पहन ले।
मैं भी अपने कमरे में पहले ले जाने की जिद कर रही थी ताकि ये मेकअप का सामान और मेरे कपड़े देख ले और ज़रूरत पड़ने पर पहन भी ले। सास तीनों बहुओं की बात पहले ही सुन चुकी होती है और जानती है कि तीनों उसके सामने झूठ बोल रही हैं। सास नहले पे दहला चल देती है। अब मुझे गर्व है कि मेरे घर में तुम जैसी 3 समझदार बहुएं हैं। तुम मुनिया के लिए इतना सोच रही हो तो एक काम करो, बड़ी बहू तुम अपने कमरे का टीवी, मझली बहू तुम अपने कमरे के झुमके वगैरह और छोटी बहू तुम मेकअप का सामान और कपड़े मेरे कमरे की अलमारी में रख दो। मुनिया को जब चाहिए रहेगा निकाल लेगी। तुम्हारे कमरे में बार बार आएगी तो परेशानी होगी ना। और मुनिया तुम आज से मेरे साथ रहोगी, समझी? तीनों बहुएं दुखी मन से सासू माँ का कहा मान लेती हैं और अपना सामान मुनिया के लिए सासू माँ के कमरे में रख देती हैं। इस मुनिया की बच्ची को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे इसको गाँव ना भेज दिया तो कहना मुझे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन, अरे किचन के मंदिर में रखा चांदी का कलश कहाँ गया? अरे पता नहीं कहाँ गया, लेकिन मौका अच्छा है। हम मुनिया का नाम लेकर उसे घर से बाहर करवा सकते हैं। अरे मान गए, सबसे छोटी हो मगर लोमड़ी जैसी चालाक हो। आप ही से सीखा है दीदी। तीनों बहुएं सबको एक जगह बुलाती हैं। माँ जी, जैसे ही ये मुनिया घर में आई, घर में चोरी शुरू हो गई है। हाँ माँ जी, हमने इसे इसलिए थोड़ी ना रखा था, क्या कुछ नहीं किया इसके लिए। मुनिया, किचन के मंदिर से जो चांदी का कलश उठाया है ना, वो वापस दे दे, तेरी चोरी पकड़ी गई है। इस पर सास जोर जोर से हंसने लगती है। जिस दिन ये स्कूल से आई थी ना, मैंने उसी दिन तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम लोगों ने शुरू से इसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया, मगर इसने कभी तुम्हारी शिकायत मुझसे नहीं की। और आज तुम इस बच्ची पर बेवजह चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। अब लेकिन माँ जी, कलश गया कहाँ? अगर इसने नहीं चुराया तो? कलश मेरे कमरे में है। मेल चढ़ रहा था तो सफाई के लिए लेकर गई थी, मगर तुम लोगों ने तो मौका देखते ही इस बच्ची को चोर कह दिया। मददगार को कभी नौकर नहीं समझना चाहिए। कोई आपसे मना नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ़ायदा लेते रहे। उसका मना नहीं करना उसका बड़प्पन है, तुम्हारा हक नहीं। तीनों बहुएं शर्म से सर झुकाए खड़ी रहती हैं और मुनिया से वादा करती है कि उसे अब अपनी बहन की तरह रखेंगी। सास साफ कह देती है कि मुनिया की प्राथमिकता पढ़ाई होगी, घर का काम पढ़ाई के बाद, अगर वक्त मिला तो। शिक्षा, कोई हमारी मदद करे तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए, ना कि उसको अपना नौकर समझ लेना चाहिए। सांझा शब्द का मतलब होता है साझा, मतलब सबका। इसे बेटियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस शब्द को बहुओं के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? साधना के बेटे की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके भाई के बेटे की शादी हो चुकी थी। एक दिन साधना भाभी को फोन करती है। अरे भाभी, आपकी तो बहू आ गई, अब तो आप फ्री हो, आ जाओ कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने। अरे कहाँ साधना, इसके आने से तो काम और बढ़ गए हैं। पता नहीं माँ ने कुछ सिखाकर भेजा ही नहीं है। क्यों भाभी, क्या हो गया? वैसे भाभी बुरा न मानना, मेरा भतीजा रोहित तो दिल्ली का पढ़ा लिखा है, एकदम हैंडसम। कहाँ छोटे से शहर की सांवली से लड़की से शादी करा दी। अरे लव मैरिज, और क्या बोलूं, वैसे काम भी कुछ नहीं आता। किचन में जाती है, सारा काम फैला कर निकल आती है। अरे जितना बनाने में नहीं मेहनत, उतनी तो समेटने में लग जाती है। भाभी, कम उम्र की शादियां ऐसी ही होती है, सिखा दो एक दिन अच्छे से। अरे कब सिखाऊं, सारा दिन ऑफिस में रहती है, शाम को आती है तो किचन का आधा काम मैं करके रखती हूँ, बस रोटी बनानी होती है उसे। अरे भाभी, बस रोटी? रोटियां बनानी इतने लोगों की कौन सी आसान बात है, बेचारी थक जाती होगी।
बनाते खिलाते। अच्छा अच्छा चलो फोन रख, वो आ रही है, फिर बात करती हूँ मैं तुझसे। माँ ये लीजिए पैसे। अरे ये कैसे पैसे हैं बहू? माँ ये मेरी इस महीने की सैलरी है, वहाँ माँ को दे दिया करती थी, यहाँ आप हो तो आप रख लो। सास, जिसे आज तक खुद उसके बेटे ने सैलरी नहीं दी, बहू की सैलरी हाथों में लेकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बीतने पर फिर सास सभी से शिल्पी की बुराई करने लगती है। लेकिन एक रोज उसकी ननद साधना का फोन आता है। भाभी खुशखबरी है, मेरे बेटी की शादी तय हो गई है। लड़की दिल्ली की है और बड़े ही मॉडर्न घर की है। वाह ननद रानी, तुम तो सही रही। मेरा बेटा ही लव मैरिज कर छोटे शहर की लड़की ले आया। अब देखो ना, तुम ही तो कहती हो कैसी सांवली सी है। अच्छा चलो रखती हूँ। साधना की बहू आती है। बड़े घर की नेहा अंग्रेजी बोलने में माहिर, गाड़ी चलाना और फैशन में रहना। लेकिन नेहा का रंग भी दबा होता है। अरे साधना, तेरी बहू का रंग भी तो दबा ही हुआ है। अरे नहीं भाभी, लेकिन पहना ओढ़ा कितना सुंदर लगता है उस पर। और भाभी कपड़े उसके ब्रांडेड, कभी छोटे मोटे दुकानों से तो शॉपिंग करती ही नहीं है। शिल्पी की सास मन में सोचती है कि साधना कितनी लकी है। एक दिन शिल्पी की सास झाड़ू लगा रही थी। अरे मम्मी जी, आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? लाइए मुझे दीजिए। अरे तुझे तो ऑफिस जाना है ना, ये काम वालियां भी ना बिना बताए गायब हो जाती है किसी भी दिन। कोई बात नहीं माँ, थोड़ा लेट चली जाऊंगी, बोल दूंगी कि ट्रैफिक जाम था। लेकिन आप सारे घर में सफाई करें ये तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा बहू, इस बार तेरी सैलरी कब आएगी? वो किसी को पेमेंट करनी है ना। बस माँ इस बार 1-2 दिन लेट है। ये बोलकर शिल्पी घर की सफाई करती है और ऑफिस चली जाती है। तभी साधना का फोन आता है। क्या कर रही हो साधना? बस भाभी, आज काम वाली नहीं आई तो ड्राइंग रूम साफ कर रही हूँ। आप बताओ। अरे आज तो यहाँ भी यही हाल है, काम वाली बाई आई नहीं। वैसे तू क्यों सफाई कर रही है? नेहा बहू को बोल दे। ना भाभी, मेरी बहुएं तो बहुत अच्छी है, शिल्पी की तरह नहीं जो सिर्फ नौकरी करना जानती है और कुछ नहीं। अपना कमरा खुद साफ करती है। शिल्पी की सास को याद आता है कि कैसे वो उसके हाथ से झाड़ू छीनकर सफाई कर ऑफिस गई। फिर वो साधना से पूछती है, तेरे बहू तो नौकरी करती है ना साधना? पैसे पूरे देती है ना तेरे हाथ में? अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने कहा ना मेरी नेहा तो बहुत अच्छी है। भले हमें एक भी पैसा नहीं देती, लेकिन हमसे एक पैसा लेती भी तो नहीं है। अच्छा भाभी, मैं और नेहा आप लोगों के घर रहने आ रहे हैं। नेहा और साधना शिल्पी के घर रहने आते हैं, जहां साधना बात बात पर नेहा का हौसला बढ़ाती है। अरे शिल्पी, आज शाम का खाना नेहा बना लेगी। वो तेरी सास तो कहती है तू गंदगी बड़ी फैलाती है किचन में, बटोरने में वक्त लग जाता है। नेहा से सीख लेना, वो तो बड़ी ही सफाई से काम करती है। लेकिन मैंने कब गंदगी की? मुझे तो खुद सफाई बहुत पसंद है। अब पता नहीं, तेरी सास ही बोल रही थी तो सोचा तुझे बता दूं। शिल्पी को बहुत बुरा लगता है ये जानकर कि उसकी सास दूसरों के घर उसकी बुराई करती है। अरे यार, मैंने तो दिल्ली छोड़कर छोटे शहर में शादी कर ली, लेकिन छोटे शहर का तो बड़ा बुरा हाल है। यार मैं बड़े शहर आकर अपने इलाहाबाद को बहुत मिस कर रही हूँ। कितना मज़ा आता था वहाँ। सुबह से शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। यहाँ की भाग दौड़ी, कोई किसी से मतलब भी नहीं रखता। अरे वहाँ मेरे ससुराल में ना हर कोई घर में ही घुसा रहता है। मुझे तो लगता है मैं पूरे मोहल्ले की बहू हूँ, जो आता है ज्ञान देकर चला जाता है, जो आता है ज्ञान देकर चला जाता है। तो यहीं आ जाओ सारे, हमें भी अच्छा लगेगा, सब आसपास ही रहेंगे। अरे ना बाबा ना, मेरी सास के साथ तो मैं कभी कहीं ना जाऊं, बड़ी तेज औरत है। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो भाई उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, दूर से ही, जब इनके साथ रहना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। मेरी सास और उनकी बेटी, हाँ हाँ हाँ, झेली नहीं जाती। तेरे क्या हाल है वैसे? नेहा, वैसे तो यहाँ सब ठीक है, लेकिन हाँ क्या लेकिन? बोलो ना। नहीं, कुछ नहीं।
वैसे तेरी सास मेरी सास से तेरी बहुत बुराई करती है, बोल रही थी कि काम करने में बहुत ढीली हो। शिल्पी को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि जिस सास को उसने इतने प्यार से रखा वो ऐसी बातें करती हैं। साधना और उसकी बहू नेहा अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन एक दिन शिल्पी, आज साधना बुआ का फोन आया था। अच्छा माँ जी, क्या बोल रही थी? अरे तुझसे नाराज है। बोल रही थी शिल्पी ने नेहा को भड़काया है कि वो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ दिल्ली आ जाए। शिल्पी को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। हाँ माँ जी, वो तो मुझे भी बोल रही थी कि आप मेरी बुराई करती हैं कि मैं काम में ढीली हूँ और किचन गंदा करके रखती हूँ। अब वो तो मैंने तब बोला था जब तू नहीं कर पाती थी। बस माँ, क्या कभी बुआ ने नेहा की बुराई की आपको? नहीं ना। वो तो अपनी सैलरी का 1 पैसा नहीं देती और सिर्फ अपना कमरा साफ करती है। बाहर बैठकर सास और ननद की बुराई करती रहती है, लेकिन फिर भी बुआ ने आपको नेहा की एक भी बुराई नहीं सुनाई। हाँ बेटा, अब मुझे भी समझ में आ गया है कि अपने घर की इज्जत अपने ही हाथ में होती है। सास भले ही बहू की बुराई दुनिया में करे, लेकिन आड़े वक्त पर अपनी बहू ही काम आती है। राकेश पढ़ने में बहुत अच्छा था। राकेश साइंटिस्ट बनना चाहता था, बड़े संस्थान में काम करना चाहता था, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। छोटी मोटी नौकरी कर रहे राकेश की उम्र बढ़ती ही जा रही थी और उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। क्या बताऊं बहन, बेटे की अच्छी नौकरी ही नहीं लग रही है, उसकी शादी की चिंता सता रही है। मैंने कईयों की जिंदगी शादी के बाद बदलते देखी है। क्या पता शादी के बाद इसकी किस्मत चमके है। अरे बहन, बेटा तुम्हारा नौकरी तो कर ही रहा है, मकान भी अच्छा है, कोई भी अपनी बेटी तुम्हारे बेटे को खुशी खुशी दे देगा। अरे बहन, शादी तो कोई भी कर ले, लेकिन मैं तो अपने बेटे की शादी वहीं करूंगी जहाँ से मुझे मोटा पैसा दहेज में मिले। ऐसे ही थोड़ी पढ़ाई लिखाई में इतने पैसे खर्च किए हैं। रहा सवाल किस्मत का, भला ऐसा भी होता है कहीं है? तमाम कोशिशों के बाद भी राकेश की अच्छी नौकरी नहीं लगी, जिसके बाद थक कर उसकी माँ ने उसकी शादी लीला से करवा दी। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही देख लीला, वैसे तो तू मेरे बेटे के लायक है ही नहीं, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि राकेश की शादी तुझसे हुई। बेचारी लीला को राकेश की माँ बहुत तंग करती, कभी काम के लिए तो कभी मायके से पैसे लाने के लिए लगातार उसे ताने कसती। लीला, अपने पापा से जाकर पैसे ले आना, मेरे बेटे को बड़ी कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई है, उसे जाने के लिए पैसे चाहिए, वो प्लेन से जाएगा। हाँ, अपने पापा से 20,000 तो ले आना बेटा। माँ, पापा अचानक से इतने पैसे कहाँ से ले आएंगे? मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ट्रेन से चली जाएंगे। अच्छा, तो बड़ी सयानी है ना, है? जितना बोल रही हूँ वैसा कर, समझी? बेचारी लीला अपने पापा के पास जाकर उनसे सारी बात करती है। बेटा, पैसा तो मैं किसी तरह दे दूं, लेकिन सभी कहते हैं कि राकेश की किस्मत ही खराब है। उसने इससे पहले भी कई बार इंटरव्यू दिया, लेकिन उसकी नौकरी कभी नहीं लगी। आप पैसे दे दो, क्या पता लीला की किस्मत से इस बार वो पास हो जाए। होता भी ऐसा ही है। राकेश की नौकरी लग जाती है और वो घर आता है जहां लीला और उसकी माँ के साथ उनकी पड़ोसन भी खड़ी थी। देख माँ, तेरा बेटा कितना किस्मत वाला है। यहाँ नौकरी के लिए इतने लोग सपने देखते हैं, लेकिन आज ये नौकरी तेरे बेटे को ही मिल गई। बुरा न मानना बेटा,
नौकरी के लिए तो तू पिछले कई सालों से लगा है। किस्मत तेरी नहीं बल्कि लीला की अच्छी है। शादी के 1 महीने के अंदर ही तेरी नौकरी लग गई। चुप रहो बहन। हाँ बेटा, तू तो है ही होनहार। बस एक ही दुख है, यही नौकरी तेरी महीने पहले लग गई होती तो हमें तेरे टक्कर की बहू तो मिलती। राकेश माँ की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और वहां से निकल जाता है। लीला पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन संस्कारी लीला का रहन सहन बहुत ही सिंपल था। अब तो राकेश की माँ के हालात लीला के प्रति और भी बिगड़ते चले गए। बस लीला, अब बहुत हो गया, तो इस घर से निकल जा। हाँ। लेकिन माँ, हुआ क्या है? मैंने क्या किया? मेरा बेटा इतना कमाता है, उसे लड़की उसी की टक्कर की तो मिलनी चाहिए है। वैसे भी अब जिस पद पर मेरा बेटा है ना, दहेज भी बहुत मोटा मिलेगा। निकल तू यहाँ से, चल चल निकल। लीला रोते हुए राकेश के पास जाती है। राकेश, माँ मुझे घर से निकाल रही है। वो बोल रही है कि अब बड़ा दहेज लेकर वो तुम्हारी शादी दोबारा कराएंगी। हाँ तो माँ सही तो बोल रही है। वैसे भी मेरे और तुम्हारे स्टैंडर्ड में फर्क है। लीला रोती हुई अपने पिता के घर चली जाती है। वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन राकेश की माँ अपनी पड़ोसन के साथ घर में बैठे गप्पे लगा रही थी कि तभी राकेश ऑफिस से घर रोता हुआ आता है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, सब बिगड़ गया। आज मेरी नौकरी चली गई। वो लोग कह रहे हैं कि मुझे जिस डिपार्टमेंट में रखा था वो डिपार्टमेंट ही बंद हो रहा है। तभी वहां खड़ी पड़ोसन कहती है, बहन बुरा न मानना, लेकिन मैं कह रही हूँ कि लीला ही राकेश की जिंदगी का गुड लक थी। उसी की किस्मत से ही राकेश को नौकरी लगी और तुम लोगों ने उसे ही घर से निकाल दिया। ये तो गलत किया जी, बहुत गलत। हाँ, ये बात तो लग रहा है कि सच ही है। माँ मैं मानता हूँ, कड़ी मेहनत के साथ किस्मत का भी साथ होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी किसी के साथ बुरा करके किसी का अच्छा नहीं होता। मैं आज ही लीला को लेने उसके घर जा रहा हूँ। राकेश लीला को लेने उसके घर जाता है। लीला मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसके बदले मुझे सजा भी मिल चुकी है। मैं आज तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो लीला। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है मेरे लिए। लीला राकेश को माफ कर उसके साथ उसके घर आ जाती है। दूसरे दिन ही अचानक फोन की घंटी बजती है। राकेश फोन उठाता है और खुशी से झूम जाता है। लीला लीला। क्या हुआ जी? मेरे ऑफिस से फोन आया था, उन लोगों ने मुझे दोबारा नौकरी पर बुलाया है। तुमने मेरी जिंदगी संवार दी, तुम मेरी किस्मत हो। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा।